इसी की पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं कॉटन एक्सपर्ट हैं, उसके अलावा साबिक कॉटन कमिश्नर भी हैं, वजारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ से ताल्लुक़ है जनाब डॉक्टर खालिद अब्दुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। खैरियत से हैं आप? शुक्र है जी। डॉक्टर साहब ज़रा बताइएगा हमारे नाजरीन को, एक आम जो देखने वाला है उसको, कि हमारी कॉटन एक्सपोर्ट्स जो हैं उनकी तादाद क्या है, ये कितनी जो है वो एक वो कहते हैं कि $1 मिलियन ऑफ इंडस्ट्री जो है वो कैसे है, और इसमें कितना स्कोप है अगर जो लोग एग्रीकल्चर की तरफ आना चाहते हैं, और पाकिस्तान ने अभी तक अचीव क्या किया कॉटन के हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की कॉटन एक बहुत ही आम फसल है और पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ब्लेस्ड कंट्रीज़ में से है जहाँ पर कॉटन होती है, जहाँ पे कॉटन और पूरी टेक्सटाइल चेन एक ही मुल्क में मौजूद हैं। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो कपास तो पैदा करते हैं लेकिन उनके पास बाकी चेन नहीं है, या कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनके पास बाकी चेन है, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो कॉटन प्रोड्यूस नहीं करते और इम्पोर्टेड कॉटन के ऊपर रहते हैं। तो वैसे तो पास्ट में पाकिस्तान ने बहुत सुनहरे दिन इसके देखे हैं, तो बीच में कुछ इसके ऊपर कुछ मसाइल आए जिसकी वजह से पैदावार काफ़ी कम हुई। पिछले साल स्पेशली हम 5 मिलियन बेल से भी कम पे हमने क्लोज़ किया। तो इस साल खुदा के फजल करम से जो हमारे किसान भाई हैं उनकी मेहनत की वजह से और गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसीज़ की वजह से अब तक 5 मिलियन बेल से ज़्यादा हम अचीव कर चुके हैं। और अभी वक्त है, अभी वक्त है, अभी वक्त है। अभी जो हमारी जो लेटेस्ट फिगर आए हैं, यानी 30 सितंबर को जो क्लोजिंग हुई है उसमें 5.1 मिलियन बेल पाकिस्तान की अराइवल हो चुकी है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि किस तरीके से कॉटन की प्रोडक्शन जो है वो एक्सपोर्ट में हेल्पफुल है, और उसके साथ साथ ये बताइएगा कि जो दीगर इंडस्ट्रीज़ हैं उनके साथ किस तरह ये लिंक हो रही है? जी देखिए, पाकिस्तान में जितनी भी कपास पैदा होती है वो सब की सब हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कंज्यूम करती है। 95% हम उसको कंज्यूम करते हैं इंडस्ट्री में, और बाकी 5% जो दीगर इसकी ज़रूरियात हैं, रज़ाइयाँ गदेले या मेडिकल में जो इस्तेमाल होती है कॉटन, वहाँ पे इस्तेमाल होती है। तो पहले ये कपास जब खेत से निकलती है इसको, तो ये जेनिंग फैक्ट्रीज़ में जाती है जहाँ पे इसका बिनोला और कपास अलग होती है। तो वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तकरीबन 1300 के करीब हमारे पास जेनिंग फैक्ट्रीज़ हैं। उसके बाद वो कपास या जिसको रुई कहते हैं वो फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाती है, और वहाँ पे स्पिनिंग इंडस्ट्री उसको स्पिन करके धागे में कन्वर्ट करती है, फिर धागे से कपड़े में, और कपड़ा फिर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जाता है, वहाँ पे डाइंग, प्रिंटिंग, और फिर उसके बाद गारमेंट और फिनिश प्रोडक्ट आपके यानी पहनने के कपड़े या होम टेक्सटाइल जो बेड शीट्स, टॉवल, किचन वेयर, ये चीज़ें बनती हैं और फिर वो एक्सपोर्ट। अच्छा सर, कोई अपडेट आप हमारे साथ शेयर करना चाहें चावलों के हवाले से? क्योंकि ये सुनने में आ रहा है ये चावलों की भी फसल जिस तरीके से तरक्की करती जा रही है, और इस दफ़ा मतलब कि हम डबल भी नहीं ट्रिपल गुना ज़्यादा इस दफ़ा एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 21-22 में हमने तकरीबन 2.1 बिलियन डॉलर्स की चावल एक्सपोर्ट किए। इससे पहले हमने कभी भी 2 बिलियन डॉलर अचीव नहीं किए थे। फिर उसके बाद लास्ट ईयर हमने 2.5 बिलियन डॉलर के चावल एक्सपोर्ट किए, और इस साल अभी तो शुरुआत है, तकरीबन कोई 333 मिलियन डॉलर के करीब हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं, और तवक्को ये की जा रही है कि ये 3.1 या 3.2 बिलियन डॉलर के करीब हम टोटल एक्सपोर्ट करेंगे। क्या बात है। तो अच्छा सर, इसकी वजह आपने जिक्र किया था किसान भाइयों की मेहनत और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, तो वो कौन सी मस्बत पॉलिसीज़ हैं जिन्होंने एक साल में ये शिफ्ट दे दिया? जी मैं ये देखता हूँ कि इस साल जो कपास की अगर बात करें तो हमारे पास सर्टिफाइड सीड की अवेलेबिलिटी बहुत बेहतर थी। इसमें जो डिपार्टमेंट है जो इसके सर्टिफिकेशन के लिए काम करता है उसने बहुत मेहनत से काम किया और सर्टिफाइड सीड अवेलेबल किया। जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बेहतर बीज डेवलप किया जो अच्छी पैदावार देते हैं, और इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है जो सूबाई सतह पे जो फील्ड में काम करते हैं, वो दिन रात वो जो है खेतों में रहे। मैं खुद विटनेस करता हूँ कि सेक्रेटरी एग्रीकल्चर पंजाब, सिंध, ये इवन वीकेंड्स पे भी पंजाब के खेतों में पाए जाते थे, और ये बहुत ही उन्होंने पुश किया डिपार्टमेंट को भी, ग्रोअर्स को भी, और इससे एक जो है एक बूस्ट मिलता है ग्रोअर्स को। और इसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ी वजह थी वो हुकूमत की सब इंटरवेंशन प्राइस का अनाउंस करना था। यानी हुकूमत ने कपास की के सीज़न शुरू होने से पहले ही ऐलान किया था
कि अगर इसकी कीमत 8,500 रुपये से कम होगी तो गवर्नमेंट आपको नुकसान में नहीं जाने देगी बल्कि आके इसको बाइंग करेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा एनकरेजिंग वो मिल गया था, हाँ, एनकरेजिंग फैक्टर। तो अच्छा खालिद साहब, कपास और चावल की पैदावार में पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी बहुत आगे है, लेकिन मज़ीद आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में कौन से ऐसे इकदाम लेने चाहिए जिससे पैदावारी सलाहियत मज़ीद बेहतर बन सके? जी देखिए, जो टेक्नोलॉजी है वो उसमें हम राइस में भी काफ़ी बेहतर हैं और कॉटन में भी, लेकिन जो चावल के बीच में हमारे जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। यानी हार्वेस्टिंग के बाद जो मिल तक जाते हैं और मिल से जो एंड कंज्यूमर तक जाते हैं इसमें लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ख़ुसूसन उसको खुश्क करने के जो इंतज़ामात हैं वो फील्ड लेवल के ऊपर इतने नहीं हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी हमारी कंसाइनमेंट या वापस हो जाती हैं या वो जा नहीं पाती, क्योंकि उसमें वो एक ख़ास किस्म का केमिकल डेवलप हो जाता है, एफ्लोटॉक्सिन, और उसकी वजह से वो एक्सेप्टेबल इंटरनेशनली नहीं होते। तो इसके बीच में हमें मैकेनाइजेशन की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी लाने की ज़रूरत है, ताकि हमारी जो फील्ड के जो एक्टिविटीज़ हैं वो एफिशिएंटली हों। जिस तरह आप देखते हैं, विटनेस करते हैं क्लाइमेट चेंज के बेवक्त की बारिश होती है, तो अगर ये मैकेनाइजेशन होगी तो वो जो एक हफ़्ते का जो प्रोसेस होता है, जो अगर हाथ से कोई पिकिंग करते हैं या हार्वेस्टिंग करते हैं, वो मशीन से चंद घंटों में होके और फारिग हो जाएगा और जो बारिश से नुकसान होता है वो नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने यकीनी तौर पर रिसर्च की वजह से, क्योंकि एग्रीकल्चर के बहुत सारे लोग मुख्तलिफ ममालिक का विज़िट करते हैं, तो आपने भी विज़िट किए होंगे, और हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज़ हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा उनकी डॉक्यूमेंट्रीज़ पाई जाती हैं एग्रीकल्चर के ऊपर, जिसमें वो मुख्तलिफ हार्वेस्टिंग के एरियाज़, छोटी लैंड को कैसे आपने ज़रखेज़ बनाना है, बंजर ज़मीन, और बहुत सारे मुख्तलिफ आइडियाज़ पे काम करते हैं। तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी की मदद से या मुख्तलिफ ममालिक के साथ जॉइंट वेंचर करके हम कुछ बेहतरी ला सकते हैं मज़ीद ज़रात में? जी बिल्कुल, स्पेशली चाइना की आपने जो बात की, चाइना के साथ हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत से नेगोशिएशन भी चल रही हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, जिसमें चाइना ने हमें राइस के बीज में काफ़ी मदद की, उसको डेवलप करने में। इवन मेरे सुनने में आया था कि फ़िलिपीन में भी काफ़ी राइस के हवाले से। फ़िलिपीन में तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसको इरी कहा जाता है, लेकिन चाइना की अपनी रिसर्च जो है वो राइस के सीड में और कॉटन के सीड में बहुत बेहतर है, जिसमें ना सिर्फ उन्होंने कमोडिटी में रिसर्च मटेरियल में हमारे साथ कोऑपरेशन की है, बल्कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनकी ट्रेनिंग में बहुत सपोर्ट की है। ठीक है। अच्छा खालिद साहब, अगर देखा जाए तो चावल और कपास दोनों के खेतों में ख़वातीन बहुत एक बड़े नंबर में नज़र आती हैं काम करते हुए, उनके लिए मज़ीद क्या इक़दाम लिए जा रहे हैं और क्या ऐसे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं ताकि उनकी जो जितनी भी कारकर्दगी है उसको मज़ीद सिक्योर बनाया जा सके? जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। स्पेशली अगर कपास की बात की जाए तो इसकी पिकिंग जो है वो 100% हाथ से की जाती है और वो ख़वातीन करती हैं। और आप ये सुन के शायद हैरान होंगे कि 100 बिलियन के करीब रुपए उन ख़वातीन में डिस्पर्स होते हैं अगर हमारी अच्छी कपास की पैदावार हो। और ये इतने सारे पैसे जब रूरल इकॉनमी में जाते हैं तो वहाँ पे एक मईशत का पहिया चलता है और स्पेशली ख़वातीन जो है वो एम्पावर होती हैं फाइनेंशली भी और सोशली भी, तो इनका बहुत बड़ा रोल है। और इस तरह चावल में उसकी जो सोइंग होती है, जो उसकी ट्रांसप्लांटिंग होती है, जो पनीरी लगाई जाती है खेतों में, वो मोस्टली ख़वातीन लगाती हैं और उसकी कटाई में भी ख़वातीन का बहुत बड़ा रोल। अच्छा सर, अब हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल की निस्बत अच्छा अचीव किया। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि अगले साल मज़ीद बेहतरी आए उसके लिए हमें क्या मज़ीद इक़दाम करने की ज़रूरत है? जी, उसके लिए जो प्लानर्स हैं, जो गवर्नमेंट मशीनरी या पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको अभी से सिर जोड़ के उसको देखना चाहिए और इस साल जो गैप्स रह गए हैं उनको फिल करने के लिए अभी से प्लान करना चाहिए। अच्छा बीज ग्रोअर तक पहुँचे, क्वालिटी का बीज पहुँचे और अच्छी खाद हो, और जो इनपुट है सिर्फ खाद नहीं बल्कि उसमें पेस्टिसाइड भी है, उसमें पानी भी है, उसमें बीज भी है, वो टाइमली जो ज़मींदार है उस तक पहुँचे, क्योंकि ज़राअत में वक्त जो है वो बहुत अहमियत रखता है। डेफिनेटली
खैर सर, उम्मीद करते हैं कि मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ज़राअत ने दोबारा से जिस तरीके से बूम पकड़ना शुरू करे और अब हमारी मेजर प्रायोरिटीज़ में से दोबारा से ज़राअत आ गई है, तो इंशाल्लाह ये मज़ीद बेहतरी होती जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका वक्त निकालने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ख़वातीनो हज़रात, तमाम ही मेरे यंगस्टर्स जो देख